तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखवाई थी और अजम्पशन लिखवाए थे और समझाया था लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है। दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी कम होती रहेगी, जैसे जैसे या तो फिर आप क्वांटिटी डिमांडेड कम होती रहेगी, जैसे जैसे अगर आप प्राइस को गिराओगे कम करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या कहते हैं इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखवाई थी और बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रख के चलेंगे। अब इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाई हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट क्यों रख के चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाई अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट इन लॉ ऑफ डिमांड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मार्क करेंगे। देखिए एक बात आपको समझनी है कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है ना, ये सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका। आपको क्या करना है, ये समझना है यहाँ पे कि ये लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पढ़ रहे हो। तो अगर जो प्राइस है ना, वो तो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है, एक वन फैक्टर है जिससे क्वांटिटी डिमांडेड क्या कहते हैं डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आपको प्राइस का अफेक्ट जानना है, सिर्फ प्राइस का इफेक्ट जानना है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कि इस प्राइस पे क्या प्राइस वेरिएशन करने पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी, तो सिर्फ प्राइस का इन्फ्लुएंस जानना है ना, तो बाकी सारे फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप वो कांस्टेंट नहीं रखोगे ना, तो आपको सेपरेट प्राइस का इन्फ्लुएंस नहीं पता चलेगा। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लो कि आपने प्राइस बढ़ा दिया बट साथ साथ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ा दी, तो मे बी लोगों को लगे अच्छा भाई प्राइस बढ़ा है लेकिन क्वालिटी तो उन्होंने डबल बढ़ा दी, तो क्या पता और लेने लग जाए लोग। लेकिन आपके लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जैसी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जानी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो आपको बाकी सारे फैक्टर्स जितने भी है प्राइस के अलावा उन सबको मान के चलना है कि वो कांस्टेंट है। और इसका मैंने एक पर्टिकुलर टर्म भी लिखवाया था, सेटेरस सेटेरिस पेरिबस। तो ये था इसका मतलब कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लिखवाया था। चलिए अब आपको कुछ नई चीज पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर। नई क्या मतलब, उसमें से ही आपको बता रहा हूँ मैं, ग्राफ में से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए जो फैक्ट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई कुछ भी फैक्ट्स बता दो आप लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड, तो आप ये बता सकते हैं। तो पहली चीज, सबसे सिंपल चीज, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे अलग से फिर से नहीं डिस्क्राइब करने वाला। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा भी ट्रू है इसका। ठीक है, मतलब क्वांटिटी क्या कहते हैं प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, वैसी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका इनवर्स रिलेशनशिप। इसके बाद ये समझना है आपको कि ये है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। रीजन देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये ना आपको ये बता रहा है कि क्या कहते हैं क्वांटिटी ना रिड्यूस हो रही है, बट कितनी रिड्यूस हो रही है ये एग्जैक्टली आपको नहीं बता रहा। तो यहाँ पे रीजन आपको लिखना है, इट इंडिकेट्स it indicates the direction, it indicates the direction of change in the amount demanded। ठीक है, चेंज तो बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ के कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, पर कितनी हो रही है भाई ये आपको उससे इतना नहीं पता चलेगा। वो तो आपको हर पॉइंट पे क्या कहते हैं वैल्यू फाइंड करके पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी है नहीं ऐसा। आपको बस ये समझना है क्वालिटेटिव क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है and does not indicate the magnitude of change। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज जो है इसको इंडिकेट नहीं करता, मतलब कितना कितना क्वांटिटी डिमांड में फर्क आएगा ये नहीं बताएगा ये।
ये बस ये बताएगा हाँ भाई कम होएगा या ज्यादा होगा, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इसी चीज से रिलेटेड आगे नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। तो ऐसा कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं करता। क्या कहते हैं, कैसे, मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि भाई 2 रुपए बढ़े, 2 रुपए बढ़े तो 2 रुपए ही, 2 रुपए बढ़े तो 2 क्वांटिटी घटेगी, ऐसा नहीं है। 10% अगर आपने प्राइस बढ़ाया है तो क्वांटिटी कितनी भी फॉल हो सकती है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपका 10% राइज हो गया ना प्राइस, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10% राइज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड में फॉल बाय एनी proportion। ठीक है, मान लो 10% आपने राइज कर दिया, कोई भी नहीं खरीद रहा लो। ठीक है, आपने प्राइस में राइज तो सिर्फ 10% किया, बट कोई भी नहीं खरीद रहा, तो कोई प्रोपोर्शनल नहीं होती ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट और लिखवा दो, पहले इन्हें नोट कर लो। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट ये लिखना है कि ये वन साइडेड है। इसका मतलब आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती होगी। अभी मैं आपको जितनी बार भी बोला, आपको मैंने ये बोला कि प्राइस चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा। मैंने उल्टा नहीं बोला कि क्वांटिटी चेंज होने पे प्राइस पे क्या डिमांड आएगा, नो, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि प्राइस चेंज होने पे, तो यानी कि हमेशा क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी demanded, right? But it states nothing. It states nothing about effect of change in quantity demanded on the price of the commodity। का ध्यान रखना है, वन साइडेड है। प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होएगा सिर्फ उसी के बारे में बोलेगा, उसी के बारे में बताता है ये। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से प्राइस में क्या चेंज आ सकता है, उसके उससे रिलेटेड कोई बात नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग क्या करने वाले, डेरिवेशन करने वाले लॉ ऑफ डिमांड की। मतलब हम अभी तक लॉ ऑफ डिमांड से पहले आपने कुछ मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड चीजें पढ़ी हुई हैं, तो उसी पे बेस्ड आपको बताएंगे कि कैसे किसी चीज की कॉस्ट बढ़ने से उसकी डिमांड पे फर्क आता है। तो सबसे पहला फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आपको याद हो मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको थोड़ी याद हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ना, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स के बराबर हो जाए, तो ये होती है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब आपको एक चीज पता होगी कि देखो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उससे। ठीक है, अगर वो प्राइस की सेटिस्फैक्शन मतलब हर एक क्या कहते हैं जो प्राइस है ना, उसको भी हम क्या कहते हैं उस पर ले लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में ले सकते हैं कि इस प्राइस से हम इतनी सेटिस्फैक्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो क्या कहते हैं जो आपका जो प्राइस है ना वो कम हो और मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ प्राइसेस फॉल ऑफ प्रोडक्ट एक्स, देन देखो स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मार्जिनल यूटिलिटी इसकी 20 है और 20 रुपए में ही आ रही है इतनी यूटिलिटी। ठीक है, अब मान लो इसकी जो वो है ना वो फॉल हो गई, मान लो 15 रुपए हो गई, लेकिन यूटिलिटी तो आपको बेटा 20 की मिल रही है। तो अब आप सोचोगे यार प्राइस तो 15 हो गया और यूटिलिटी मुझे 20 मिल रही है, क्यों ना मैं और खरीदूं, क्योंकि मुझे कम प्राइस पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, राइट। तो क्या होगा, इफ प्राइसेस फॉल ऑफ एक्स, मतलब क्या कहते हैं
उस प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल हो जाते हैं, देन MU marginal utility of that product is greater than the price of the product. Therefore, consumer will buy. Consumer will buy more of it, right? ऐसे ही if prices rises of product X, then अब देखो मान लो ये 20 की जगह ये हो गया 25, लेकिन आपको यूटिलिटी तो 20 की मिल रही है, तो अब आप कहोगे नहीं यार, तो मेरे को कम में यूटिलिटी मिल रही है, तो अब आप इसके ज्यादा नहीं खरीदोगे, अब आप कम कर दोगे। तो इस केस में MUX कम हो जाएगा P of X से, राइट? तो यहाँ पे कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ इट। तो यानी इस चीज से आप क्या पता लगा सकते हो? इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट दैट price and quantity demanded shares inverse relation। कि देखो यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो कम था, बट कंज्यूमर ज्यादा खरीदने लगा कम प्राइस पे, प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर कम खरीदने लग गया। दैट्स इट। तो अब देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा मैं बताने वाला हूँ आपको बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्या कहते हैं कि जो कंज्यूमर होता है ना, पहली बात तो ये समझो इक्वल लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, ये लिखना बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है जो कंज्यूमर होता है ना, वो क्या करता है एट इक्विलिब्रियम पे he spends his limited income in such a way that ratios of margin utility and their respective prices are equal। ठीक है? और क्या कहते हैं MU falls as consumption increases। इसका मतलब ये है कि देखो, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होता है ना, तो क्या होता है, कंज्यूमर मान लो एक एक्स प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और उस प्रोडक्ट का क्या कहते हैं MU X अपॉन PX, ये इक्वल होता है MUY अपॉन PY की, मतलब रेशियो ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट X टू द प्राइस ऑफ X। ये अगर आपको याद हो, पुरानी वीडियोस आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY बाय PY। ये आपने इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ये चीज पड़ी हुई है। ठीक है? तो इस केस में क्या होता है, इफ PX इंक्रीजेस, अब एक बात समझना ध्यान से, PX इंक्रीज होएगा यानी कि ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, छोटी हो जाएगी। ठीक है? तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई, यानी कि इफ PX इंक्रीजेस MUX बाय PX, ये कम हो जाएगा आपका MUY बाय PY से। यानी कि आप यहाँ पे कौन सी टर्म ज्यादा खरीदने वाले हो, कौन सी किससे यूटिलिटी आपको ज्यादा मिलने लगेगी, आपको मिलने लगेगी Y प्रोडक्ट से। हेयर यू विल बाय लेस ऑफ प्रोडक्ट X। ठीक है? सिमिलरली इफ प्राइस डिक्रीज का मतलब देखो ये P ऑफ X मतलब अगर ये डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, तो बेटा ध्यान रखना, जितना डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा ना, उतनी ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। तो MUX अपॉन PX ये बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा MUY बाय PY से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हेयर यू विल बाय, और यार यहाँ पे भी बाय लिखना है, ठीक है, बाय मोर ऑफ प्रोडक्ट X। तो ऑन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम आपने ये डिराइव कर दिया कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है उस प्रोडक्ट को आप कम खरीदते हो, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता है उसी प्रोडक्ट को आप ज्यादा खरीदते हो। तो दोनों वे में आपने ये चीज समझ ली।